So, dear friends, we have come up with a very useful and interesting topic, and the heading of the topic is how to solve MCQs in civil services and in general in competitive exams. यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में MCQs में तुक्का कैसे मारें. That is what is the Brahmastra. That is what are the cheat codes to get the correct MCQ even if we do not know the exact answer. यानी भले ही हमें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता हो, फिर भी वह क्या ब्रह्मास्त्र है, वह क्या चीट कोड है, या वो कैसे हम एक बुद्धिमत्ता से एक तुक्का मारे कि हमारा उत्तर सही हो जाए. डियर फ्रेंड्स, जो मैं टेक्निक्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, these techniques of cheat codes will help you, but it is not 100% guaranteed, but I am sure these techniques will help you a lot. So the questions asked in civil services, or say the state PSC, or say the competitive exams, are in through very verified fields, different questions from different modules, and sometimes the tougher questions, and even the choices are even the tougher than the question. तो अलग अलग विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ बड़े कठिन प्रश्न होते हैं, और चॉइसेस तो ऐसी देते हैं कि उसको और भी वो कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं. सो द बेस्ट पार्ट इज if you study in depth with proper time management, with proper concentration, there is no substitute. तो सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो ईमानदारी से करें, मन लगा के करें, एकाग्रता से करें, अच्छे भाव से करें, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. बट इवन इन सिचुएशंस, if whatever you have studied, some questions are there which you have not studied, so these cheat codes will help you. तो आप कितनी ही अच्छी पढ़ाई कर लें, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको नहीं पता होता. तो अब हम ऐसे ब्रह्मास्त्र, ऐसे चीट कोड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो आपने भले ही अध्ययन ना किया हो, लेकिन अगर आप इसको अपनाते हो तो आपको संभावना है कि आपका वो उत्तर सही हो जाए. सो दीज चीट कोड्स आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, and you can also call it the guess mastergiri or IET, that is intelligent elimination technique. So let us start. So my suggestion is, when you reach the exam hall, try to reach few minutes before the schedule. You should cool down your mind, and on that D-day you should be highly motivated. You should be with lot of positive energy, but your mind should remain cool. तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जिस दिन आपकी परीक्षा होनी है, समय से पहुँचिए. सकारात्मक ऊर्जा का आपके मस्तिष्क और शरीर में संचार हो रहा हो, ऐसे मन भाव आपके होना चाहिए. So number one is read the whole question, and even if you know the answer, even then you read all the choices given. तो प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िए, और भले ही आपको उत्तर आता हो, आपको फिर भी चारों चॉइसेस पढ़नी चाहिए, बिकॉज इन वन क्वेश्चन देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर. जैसे कि एक प्रश्न में 4 उत्तर हैं, हो सकता है 2 सही उत्तर हो, जिनमें से एक उत्तर हो सकता है 60% तक सही हो, और दूसरा उत्तर हो सकता है 90% तक सही हो. सो द मोर द करेक्ट आंसर, द बेटर चांस दैट इट इज़ द राइट आंसर. तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखना, आपको चारों चॉइसेस देखनी है, और चारों में जो सबसे बेस्ट है, सर्वोत्तम विकल्प है, आपको उसका चुनना है. आपने क्रिकेट में देखा ही होगा, जो अच्छे बैट्समैन हैं वो गेंद को लास्ट समय तक देखते हैं,
वही टेक्निक आपको यहाँ भी फॉलो करनी है। एंड अब मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि देर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ ए हार्ड वेल प्लान्ड एंड स्मार्ट वर्क। तो जो तो प्रश्न आपको सीधे सीधे आते हैं वो तो आप सीधे सीधे हल कर दें, बट इन दोज क्वेश्चंस if you do not know the exact answer, the pinpoint answer, then you should go for the elimination technique. So अब मैं decode करने जा रहा हूँ what can be the elimination techniques. Say there are 4 choices. So if you eliminate zero option यानी आपको किसी भी विकल्प का उत्तर नहीं पता, देन यू हैव 0% probability of getting it correct. So in that case there no need to attempt. 4 में से एक का भी उत्तर आपको एलिमिनेशन मेथड से भी नहीं आ रहा, तो अब आपको इसको अटेम्प्ट नहीं करना है। फर्दर, out of the 4 choices, if you can eliminate one option, so now there are 3 options. 3 में से जब आप एक को करेक्ट करेंगे, so your probability of getting the correct is 33%. So in that case it depends upon you whether you attempt or you don't attempt. So dear friends, if you can eliminate one option, so you get 33% probability to get it correct. So if it is correct, 33% probability, and if it is wrong, again the same probability. So you may attempt, you may not attempt. So there is no point of attempting such question. But if you can eliminate 2 options, then means among the remaining 2, now you have to take, so your probability is 50%. So here is your chance. तो अगर 4 विकल्पों में से 2 को अगर आप एलिमिनेट कर दें तो यहाँ लाभ चालू हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा माइलेज मिल जाता है। So this is the thing, and if you can eliminate the 3 option, then we will get the 100% probability. 4 में से 3 विकल्पों को अगर आप बाहर कर दें तो फिर तो जो विकल्प बचता है वही उत्तर होता है, तो 100% चांसेस होते हैं डियर। एंड इफ द क्वेश्चन सेज ऑलवेज, एब्सोल्यूट, 100%, और if it says never, 0%, then it is more likely that this option is incorrect. यानी किसी विकल्प में या तो 100% या ऑलवेज या एब्सोल्यूट दिया हो, या फिर इससे डिफरेंट अगर दिया हो नेवर या 0%, तो इसके सही होने की जो संभावना है वो बहुत कम होती है, यानी इट इज़ मोर लाइकली दैट इट इज़ इनकरेक्ट। और इसका और अगर क्वेश्चन में रेयरली दिया हो, रेयरली या कैन बी, और से द मे बी, मे नॉट बी, शेल बी, और मोर ऑफन या मोस्ट ऑफ द टाइम, देन इट्स मोर लाइकली दैट इट इज ट्रू। यानी सिंपल सी बात करते हैं कि अगर ऑलवेज, नेवर, 100% और 0% एक्सट्रीम चीज़ें दी हों तो चांसेस है इनकरेक्ट होने की, और अगर बीच की रेंज दी हो, कैन बी और मे बी, मे नॉट बी, कैन नॉट बी, मोस्ट ऑफ द टाइम, देन चांसेस, मोर चांसेस दैट इट मे बी ट्रू। तो ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, ये बहुत मदद करने वाला है आपको। लेट अस टेक सम एग्जांपल with reference to trans-Pacific partnership. Consider the following, कि ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के संदर्भ में आप विचार करिए। ऑप्शन नंबर 1 में दिया इट इज एन एग्रीमेंट अमंग ऑल द पैसिफिक रिम कंट्रीज, ऑल, और दूसरे में दिया इट इज ए स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर द पर्पज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। तो जैसे हम कहते हैं कि एक्सट्रीम चीज दियो ऑल या ओनली, और आपको एग्जैक्टली सही उत्तर नहीं पता, लेकिन अगर ऑल और ओनली ऐसी चांसेस दिए हों तो आपको पता ही है कि इसके सही होने की जो प्रॉबिलिटी है वो काफ़ी कम होती है। तो यानी ऑप्शन 1 भी सही नहीं हो सकता
और 2 भी सही नहीं हो सकता, तो यानी इस केस में सही उत्तर है डी, नीदर 1 एंड 2, और यही सही उत्तर था। डियर फ्रेंड्स, हमने यूपीएससी का ही एग्जाम्पल उठाया। देयर वाज ए क्वेश्चन ऑन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। चॉइस 1 में दिया हुआ था अमंग ऑल, और चॉइस 2 में दिया था मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। तो जो ऑल वाले जो ऑप्शंस होते हैं नॉर्मली उनके सही होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, ओनली वाले की भी बहुत कम होती है। तो इसलिए इसमें इस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी होगी नीदर 1 एंड 2 पे आप टिक कर सकते हो, और देखिए यही सही आंसर था। Another question asked in UPSC, the SAYS Act 2005, which came into effect in 2006, has certain objectives, यानी SAYS Act 2005 के objectives पूछे गए थे UPSC 2010 में। चॉइस 1 थी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, कि SAYS 2005 का पहला ऑब्जेक्टिव है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। सेकेंड है प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, और थर्ड है प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ओनली। तो आपको पता ही है कि अगर किसी ऑप्शन में आपको सही उत्तर अगर नहीं पता लेकिन फिर भी आप गेस करना चाह रहे हो, तो ये जो ओनली जो एक्सट्रीम है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो थर्ड चॉइस कैन नॉट बी द आंसर, तो एलिमिनेट कर दीजिए आप डी को, क्योंकि इसमें चॉइस नंबर 3 है। आप सी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी चॉइस नंबर 3 है। आप यू कैन इवन एलिमिनेट द बी चॉइस बिकॉज इसमें भी ऑप्शन, इसमें भी चॉइस 3 है। तो इफ यू एलिमिनेट बी, सी एंड डी, सो द रिमेनिंग आंसर इज ए, दैट इज 1 एंड 2, और आप देख रहे हैं यही इसका करेक्ट आंसर था। तो मैं जो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये हायर प्रोबेबिलिटी है, इससे आपको मदद मिलेगी। आई एम नॉट क्लेमिंग कि दिस टेक्निक विल गिव यू 100% करेक्ट आंसर, बट येस I am suggesting you this technique which will help you to get more probability of a correct answer in case if you do not know the exact answer and if you are interested to take chance. तो dear friends, अब हम चौथी टेक्निक पे आ जाएं कि you should borrow the examiner psyche, यानी आप जब पेपर सॉल्व करें तो जो पेपर सेटर है, एग्जामिनर है, आप उसके मस्तिष्क और भावों को अगर पढ़ सकें और उस हिसाब से आप चॉइसेस को एलिमिनेट कर सकें तो आपके आंसर देने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। एंड नॉर्मली अगर इफ द पार्ट ऑफ द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव, तो नॉर्मली इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 20 to 40% की रेंज में होती है। बोथ द केसेस, उपरोक्त सभी सही या नन ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ यूपीएससी का, यूपीएससी 2013, द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट while most of the other large peninsular rivers flow to the east, यानी प्रायद्वीपीय भाग की नदियाँ प्रायः पूर्व की तरफ बहती हैं, लेकिन नर्मदा पश्चिम की तरफ क्यों बहती है, ये क्वेश्चन था। इसकी द चॉइस नंबर 1 वाज इट ऑक्युपाइज ए लीनियर रिफ्ट वैली, नंबर 2 इट फ्लोज बिटवीन विंध्या and the Satpura, and third the land slopes to the west from central India. And अब आप इसकी 4 चॉइसेस देख रहे हैं A, B, C and D में, so D was none of the above। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है none of the above की, ये 20 से 40% के बीच होती है। तो आपको पता ही है कि जो नर्मदा रिवर है इट फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली, दैट इज व्हाई इट फ्लोज as an exception to the gradient of the peninsula India, यानी हमारा जो प्रायद्वीपीय भाग है भारत का उसका स्लोप वेस्ट से ईस्ट है, लेकिन रिफ्ट वैली होने के कारण नर्मदा ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, इट ऑक्युपाइज ए लीनियर रिफ्ट वैली। एंड the fifth cheat code is there are higher chances, higher probability
फॉर लुक अलाइक चॉइसेस टू बी द आंसर, यानी आपको जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से जो लुक अलाइक ऑप्शंस हैं उनमें से किसी एक के उत्तर होने की संभावना अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ यूपीएससी क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द पर्पज ऑफ ELISA, that is Evolved Laser Interferometer Space Antenna Project। तो इसका क्या पर्पज है ELISA का? तो पहले चॉइस में दिया था टू डिटेक्ट दी न्यूट्रियॉन्स, बी चॉइस में दिया था टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स, सी चॉइस में दिया था टू डिटेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो आप देख रहे हैं लुक अलाइक चॉइसेस क्या हैं? टू डिटेक्ट एंड टू डिटेक्ट, जबकि फोर्थ चॉइस थी टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ। तो अब जिस आपने इंटेलिजेंट एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करते हुए आपने देखा कि जो लुक अलाइक चॉइसेस हैं उनकी पॉसिबिलिटी होती है उनमें से एक आंसर होने की, तो डी एलिमिनेट हो गया। अब ए बी सी की अगर हम बात करें, सो द क्वेश्चन इज लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। चूंकि बात स्पेस की हो रही है और सी में बात किया गया है मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सो द मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज जनरली नॉट रिलेटेड विद द स्पेस। तो अब आपने जैसे कि डी को भी बाहर कर दिया और सी को भी बाहर कर दिया। नाउ यू हैव टू टिक बिटवीन ए एंड बी। तो आप देख रहे हैं कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ रही है, और आपको पता है इट्स नॉट रिलेटेड विद ए, सो द करेक्ट आंसर इज बी, टू डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव्स। देन दोस्तों मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि एलिमिनेट रॉन्ग चॉइस हैविंग द ग्रामेटिकल मिस्टेक। दोस्तों होता क्या है, जब पेपर सेटर पेपर सेट करता है तो जो सही उत्तर होता है उसका वो ग्रामेटिकली सही रखता है, और जो आंसर नहीं होता उस पर वो कई बार ध्यान नहीं देता, जिससे जो आंसर नहीं है वहां पे कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर हो सकती है। इफ यू लुक एट द साइकी ऑफ द पेपर सेटर, whatever is the right answer is normally the grammatically correct one, and those options which are not the answer they may have some grammatical error। तो आप यहाँ से पकड़ सकते हो कि अगर किसी ऑप्शन में ग्रामेटिकल एरर है तो उनके आंसर होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ यूपीएससी। द एनुअल range of temperature in the interior of the continents is high as compared to the coastal areas। यानी जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें एनुअल रेंज ऑफ जो टेम्परेचर है वो हाई होता है एज कंपैरिजन विद द कोस्टल यानी तटी एरियाज के मुकाबले। सो व्हाट आर द रीजंस? अब आप ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 की तरफ ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन 1 थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। नंबर 2 वेरिएशन इन एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, आप देख रहे हैं ग्रामेटिकली बहुत सही नहीं है ये। वेरिएशन इन ऑल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। और थर्ड में आप देख रहे हैं प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर। अब आप देख रहे हैं ये सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं है। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर ऑफ व्हाट? तो पेपर सेटर ने बहुत ध्यान नहीं दिया इस ऑप्शन पे क्योंकि ये करेक्ट नहीं रहा होगा, सो इट कैन बी एलिमिनेटेड। और फोर्थ चॉइस देख रहे हैं कि हैवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कंपेयर टू द कोस्ट। हैवी रेन्स इन द इंटीरियर, व्हाट इंटीरियर? कॉन्टिनेंटल इंटीरियर और व्हाट इंटीरियर? तो देख रहे हैं फोर्थ भी पूरा उसने पेपर सेटर ने कंप्लीट नहीं किया हुआ। तो अगर हम वो टेक्निक लगाएं कि ग्रामेटिकली जो परफेक्ट ऑप्शन है और ये ऑप्शन के साथ कुछ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट ऑप्शंस भी हैं,
तो फिर ग्रामेटिकली जो करेक्ट होगा उसके करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो देख रहे हैं इस चॉइस का अगर आप यूज़ करें, इस ब्रह्मास्त्र का यूज़ करें, तो आप देखेंगे चॉइस वन दैट इज ए, दैट इज वन ओनली इज करेक्ट। और आप देख रहे हैं यही करेक्ट आंसर भी था। तो फ्रेंड्स, मैं वही चीज़ आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वट एवर टेक्निक्स ऑफ इंटेलिजेंट एलिमिनेशन और इंटेलिजेंट गेसिंग और तुक्केबाजी, I am telling you there are more probability that you may land up with a correct answer. But dear friends, again I repeat, there is no substitute of hard and planned smart work. तो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। The artificially complicated option is normally a wrong one. आपको लगे कि पेपर सेटर एक आर्टिफिशियल कॉम्प्लिकेटेड कुछ आंसर, कुछ उसने आपको ऑप्शन दिया, तो फिर उसके सही होने की संभावना काफ़ी कम हो सकती है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ यूपीएससी। So this is the UPSC question. In India, if a species of tortoise is declared protected under the Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972, what does it imply? कि भारत में कछुए की प्रजाति प्रोटेक्टेड घोषित की गई है शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के तहत कछुए की प्रजाति संरक्षित घोषित की गई है। इसका क्या आशय है, ये प्रश्न था। तो चॉइस आप देख रहे हैं ए में, इट एंजॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर। बी में, इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वाइल्ड, यानी जो कछुआ है वो इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वाइल्ड। अब ये ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है कि आपको पता ही है कि ये कैसे पॉसिबल है कि इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वाइल्ड, ए फ्यू इंडिविजुअल्स आर अंडर कैप्टिव प्रोटेक्शन। अब देखिए कितना बड़ा ऑप्शन है और इसमें पूरा आप देख रहे हैं कि काफ़ी झोल है इस आंसर में। तो आप सबको पता है कि टॉर्टॉइस अभी भी वाइल्ड में मिलता है, सो बी कैन नॉट बी द आंसर। देन सी चॉइस बोल रहे हैं इट इज एंडेमिक टू ए पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया। तो ऊपर तो पूछ रहे हैं कि टॉर्टॉइस के प्रोटेक्शन के क्या कारण हैं, टॉर्टॉइस के प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ एक्ट में, इससे इसका क्या आशय है। और सी में बात कर रहे हैं कि दिस इज एन इट इज एन एंडेमिक, तो वो इम्प्लाई नहीं हो रहा है। सो नीदर बी नॉर सी। तो चॉइस डी में दिया गया है कि बी एंड सी स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आप समझ गए हैं कि आंसर कैन नॉट बी बी, आंसर कैन नॉट बी सी, आंसर कैन नॉट बी डी। तो एलिमिनेशन मेथड से आपने लगा लिया, आप लगा सकते हैं कि आंसर ए है, और इनफैक्ट दैट वाज द आंसर। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं कि इफ यूपीएससी यूजेस द वर्ड or say in any competitive exam like state civil services, if it uses the word can, may, then the chances of this to be correct are more. यानी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या यूपीएससी में या स्टेट सिविल सर्विसेज में अगर कैन शब्द का इस्तेमाल, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया हो, तो उसके सही होने की संभावना कुछ अधिक होती है। जैसे हम यूपीएससी 2018 के क्वेश्चंस की बात करें, विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल सॉइल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, ए हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कि जो ऑर्गेनिक मैटर का अगर हाई कंटेंट हो सॉइल में, तो इससे इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। एंड चॉइस 2 बोलता है सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल। तो ये देखिए एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल, तो इट कैन नॉट बी चॉइस नंबर 2। देन इरिगेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट, कैन
कंट्रीब्यूट, तो आप देख रहे हैं कि जब कैन या मे शब्द के इस्तेमाल होता है तो इसके सही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो और चॉइस 1 की अगर बात करें तो ए हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस। अब आप देख रहे हैं बड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है 1, तो इसकी पॉसिबिलिटी कम होगी, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं 1 को। देन सेकेंड है सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल, तो ये भी बड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, आप 2 को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, तो बचा 3। तो अगर आप देखें तो बी में दिया हुआ है 3 ओनली, एंड इनफैक्ट यही करेक्ट आंसर था। सो इन फ्रेंड्स, जो इंटेलिजेंस एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं एक्चुअली दे हेल्प यू, दे आर a tool which can land you in success. And in UPSC or state PSC, if some numerical value is loaded with the answer, then there is a high probability of this being wrong. यानी अगर कोई अनावश्यक फैक्ट्स ज़्यादा अगर विकल्पों में दिए हों तो हो सकता है यह उत्तर ना हो। जैसे यूपीएससी 2016 की बात करें, विद रेफरेंस टू द ग्रुपिंग ऑफ द कंट्रीज नोन एज ब्रिक्स, कंसीडर द फॉलोइंग। नंबर 1, फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन 2009। तो इसमें 2 फैक्ट्स दिए हुए हैं, रियो डी जेनेरो इन 2009। सेकेंड है साउथ अफ्रीका वाज लॉस्ट टू ज्वाइन द ब्रिक। एंड थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसके बाद वो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट में द फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन 2009, इसमें आप देख रहे हैं फैक्ट्स बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, तो चांसेस हैं इसके गलत होने के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और इसका एक्सप्लेनेशन है कि the BRICS summit of 2009 was not held at Rio de Janeiro, it was held at Yekaterinburg in Russia. तो ये जो है, ये जो क्वेश्चन पूछा था आप इस बेस पे भी लगा सकते हैं, तो और इसका सही उत्तर है बी, दैट इज 2 ओनली। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आर्टिफिशियली लोडेड फैक्ट्स ज़्यादा दिए हुए हों तो आपको अगर आंसर नहीं आता हो तो इसमें जिस ऑप्शन में ज़्यादा आपको लग रहा है फैक्ट्स दिए हुए हैं तो वो गलत हो सकता है। एंड अनदर क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी, with reference to AstroSat, the astronomical observatory launched by India, which of the following statement are correct? कि एस्ट्रोसेट जो कि एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जिसको भारत ने लॉन्च किया था, निम्न में से क्या सत्य है? तो चॉइस 1 कहती है अदर देन यूएसए एंड रशिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री। तो ये देखिए बहुत ही एक्सट्रीम बात कर रहे हैं, ओनली कंट्री। तो जहाँ एक्सट्रीम बात करें उसके सही होने की पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं कम होती है, तो आप 1 को एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड 2, एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोसैट इज 2000 किलोग्राम सैटेलाइट placed in an orbit at 1650 kilometer. So this is too much factually loaded, इसकी भी सही होने की पॉसिबिलिटी कम होगी। सो आप देख रहे हैं इसमें करेक्ट आंसर है डी, नीदर 1 नॉर 2। तो आप देख रहे हैं whenever there is an extreme situation, extreme fact, the possibility of that choice to be correct is less. So dear friends, and the last mastergiri technique to tick the correct answer, यानी तुक्केबाजी करने का अब मैं जो है 10वां मंत्र आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। If any part of an answer choice is false, then the entire answer choice can be eliminated. यानी किसी विकल्प 4 विकल्पों में से किसी विकल्प का एक भाग भी अगर गलत है तो समझ लीजिए पूरा का पूरा विकल्प ही गलत है। जैसे यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। चॉइस 1, इनॉग्रल इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम वाज हेल्ड
in India in 2015 under the chairmanship of इंडियन नेवी। इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट लोड किए हुए हैं, इसकी सही होने की संभावना बहुत कम है, ये गलत हो सकता है, आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नंबर 2, IONS is a voluntary initiative that seeks to increase maritime cooperation among navies of the littoral states of the Indian Ocean। तो ये स्टेटमेंट जो है सही स्टेटमेंट है, तो इसका सही आंसर बी होगा। तो देख रहे हैं आपने कैसे सॉल्व किया। जो फर्स्ट चॉइस थी आप देख रहे हैं उसमें बहुत सारे उसमें फैक्ट्स थे कि IONS जो है इंडिया में हुआ, 2015 में हुआ, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन नेवी हुआ। तो इस तरह से आपने इसको रॉन्ग माना और 2 पे आप आराम से आपने टिक कर दिया। सो डियर फ्रेंड्स, just now we have completed with the 10 techniques of the master tukkebaji. So I'm wishing you all the best for your exam, and I hope you will come up with the flying colors. So dear friends, once again thank you very much from Unique IAS Study Circle. Bye bye.